Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to learn the poetic device of repetition. So, it's a very easy poetic device and it is frequently used in poems. So, let us see the definition of repetition. What is repetition? Repetition क्या है? हम आज रिपीटेशन इस सनद को पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान सी सनद है जो नज़मों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। Repetition is a literary device in which a word or phrase is repeated two or more times. Repetition is often used in poetry or song, and it is used to create rhythm and bring attention to an idea. देखिए, अभी हमने रिपीटेशन की डेफिनेशन पढ़ी। रिपीटेशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि रिपीटेशन एक ऐसी सनद है, एक ऐसा आला है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें किसी लफ्ज़ को या किसी फ़िक्रे को, फ्रेज़ को रिपीट किया जाता है एक से ज़ायद बार। रिपीटेशन ये नज़मों में और सॉन्ग्स में दोनों में भी इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल रिदम क्रिएट करने के लिए, एक धुन और मौसीकी या लय पैदा करने के लिए, रिदम क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी वजह जिसके लिए शायर रिपीटेशन इस्तेमाल करते हैं वो है कि किसी एक ख़ास बात पर तवज्जो दिलानी है, किसी एक ख़ास वर्ड या फ्रेज़ पर जब अटेंशन रीडर्स का डाइवर्ट करना हो या फोकस करना हो तो उस वर्ड को रिपीट किया जाता है। यानी कि रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच ए वर्ड और फ्रेज इज़ रिपीटेड टू और मोर टाइम्स। दो से ज़ायद बार एक वर्ड को या फ्रेज को रिपीट किया जाता है। क्यों रिपीट किया जाता है? ताकि रिदम क्रिएट हो या फिर रीडर्स का अटेंशन उस आइडिया की तरफ फोकस किया जाए। यहाँ पर हम रिपीटेशन की एक मिसाल देखते हैं जो शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है। क्या मिसाल है? हम पढ़ेंगे कि लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, ओ वो फुल डे। ये दो लाइंस में शेक्सपियर ने बार बार कुछ फ्रेजेस को रिपीट किया है। क्या फ्रेज़ है? लेट इट स्नो, यानी कि बर्फ़ बरसने दो। लेट इट स्नो, बर्फ़ बरसने दो। लेट इट स्नो, बर्फ़ बरसने दो। ओ वो फुल डे, यानी कि ये गमगीन दिन, वो फुल डे, ये गमगीन दिन, ये गमगीन दिन, ये गमगीन दिन। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्नो के बरसने को फोकस करना था, इसलिए लेट इट स्नो को बार बार रिपीट किया गया है। और उस डे की सैडनेस को प्रोजेक्ट करना था, सैडनेस को दिखाना था, इसलिए वो फुल इस लफ्ज़ को भी रिपीट किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इससे ली गई है, इस नज़म से ये अगली मिसाल ली गई है। और वो लाइंस क्या है? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर भी फ्रेज़ भी रिपीट किया गया है, वर्ड भी रिपीट किया गया है। क्या है फ्रेज़? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे माइल्स यानी कि कई मील मुझे और सफ़र करना है इससे पहले कि मैं थक कर सो जाऊँ। मुझे और कई मील सफ़र करना है। यहाँ पे सफ़र की अहमियत को और बहुत ज़्यादा आगे तक, दूर तक जाने की अहमियत को बयान करना था शायर को, इसलिए उन्होंने एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप को रिपीट किया है। और एक हम मिसाल लेकर देखते हैं। फिर से ये शेक्सपियर की रिचर्ड थर्ड इस ट्रेजेडी से लिया गया है। यहाँ पे राइटर
यूं लिखता है कुछ कि एंड एवरी टंग ब्रिंग्स इन अ सेवरल टेल एंड एवरी टेल कंडेम्स मी फॉर अ विलन। इस लाइन में हम देखेंगे कि वर्ड्स को रिपीट किया गया है। कौन से वर्ड्स को रिपीट किया गया है? एंड इस वर्ड को रिपीट किया गया है, और एवरी EVERY एवरी इस लफ्ज़ को रिपीट किया गया है। यानी कि इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 मिसालें देखी, 3 मुख्तलिफ नज़मों से और 3 मुख्तलिफ बुक्स से हमने इन जनरल एग्जाम्पल्स लिए, और इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि फ्रेज़ को भी रिपीट किया जाता है और वर्ड्स को भी रिपीट किया जाता है। कहीं पर सिर्फ वर्ड को भी रिपीट किया जाता है। तो वर्ड्स कैन बी रिपीटेड and even phrases can be repeated and both at the same time can be repeated। तो हमने अभी रिपीटेशन की डेफिनेशन पढ़ी और उसको इन जनरल कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश की। अब हम रिपीटेशन को हमारे टेक्स्ट बुक में जो लाइंस दिए गए हैं या हमारे टेक्स्ट बुक में जो पोएम्स दिए गए हैं, उन पोएम्स के अंदर, उन पोएम्स में रिपीटेशन जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है, कुछ ऐसे लाइंस लेकर हम रिपीटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। आप पोएम नंबर 2.2 टेक्स्ट बुक में पोएम नंबर 2.2 आप देख सकते हैं, जिसका टाइटल है इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स इस नज़म में आप देखेंगे एक लाइन का इस्तेमाल हुआ है, वाइट एज फेदर एंड वाइट एज क्लाउड। यहाँ पे लफ्ज़ वाइट को 2 बार रिपीट किया गया है। क्यों रिपीट किया गया है इस वाइट लफ्ज़ को? क्योंकि शायर को इस लफ्ज़ का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस दिखाना था, वाइट कलर का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस दिखाना था। यहाँ पे वाइट को रिपीट करने की वजह लिरिकल क्वालिटी नहीं है, रिदम को बढ़ाने के लिए वाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे वाइट का इस्तेमाल क्यों किया गया है? अहमियत दिखाने के लिए। वाइट इस कलर की अहमियत, उसका सिंबॉलिज्म दिखाने के लिए यहाँ पे वाइट को इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ वाइट के बार बार इस्तेमाल से ऑटोमेटिकली लिरिकल क्वालिटी पोएम की भी बढ़ जाती है। वाइट को क्यों रिपीट किया गया है? इसके पीछे जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वो क्या है, थोड़ा सा मुख्तसर में समझते हैं। वाइट यहाँ पे बयान करता है इस नज़म में, इंडियन वीवर्स में हम देखते हैं कि वीवर्स से सवाल करता है, वीवर्स से पोएट सवाल करता है कि बुनकर वीवर तुम क्या बुन रहे हो, अल सुबह के वक्त क्या बुन रहे हो। फिर दोपहर के वक्त फिर से सवाल किया जाता है कि आप इस दोपहर की धूप में क्या बुन रहे हो, और फिर शाम के वक्त भी सवाल किया जाता है कि तुम शाम के वक्त क्या बुन रहे हो, और रात में भी सवाल किया जाता है कि आप रात के वक्त क्या बुन रहे हैं। 3 अलग अलग औक़ात में वीवर से सवाल किया गया है कि वो क्या बुन रहे हैं। अब ये जो बुनने का काम हो रहा है, तो इसको बयान करते वक्त एक लास्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि वीवर्स जो हैं वो वाइट क्लॉथ बुन रहे हैं। वाइट क्लॉथ क्यों बुन रहे हैं? किसी के कफन के लिए बुन रहे हैं। तो इस वाइट लफ्ज़ को रिपीट करने की वजह ये थी कि ये पोएट को बयान करना था कि जो इंसान है, जो जिसका तस्करा किया जा रहा है, वो फौत हो चुका है। यानी कि उसके ज़िंदगी में जो सारे रंग थे वो ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि द पर्सन इज़ डेड एंड हैज़ लॉस्ट ऑल हिज कलर्स ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़, जब when he is dead he is light as a white feather and is floating like a white cloud। यानी कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी तमाम फ़िक्रें, परेशानियाँ, ज़िम्मेदारियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं, और जब इंसान की फ़िक्रें, ज़िम्मेदारियाँ वग़ैरह ख़त्म हो जाती है तो वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। यानी कि मरा हुआ इंसान कैसा हो जाता है? वाइट एज फेदर।
और उसकी रूह क्या होती है? बादलों की मानिंद तैरती है, फ्लोट्स लाइक ए क्लाउड, वाइट क्लाउड। दूसरी और एक अलामत क्या है वाइट की? कि वाइट जो है वो बयान करता है पाकी को। वाइट इंडिकेट्स प्योरिटी ऑफ ए लाइफलेस बॉडी। यहाँ पे सफ़ेद रंग का जो कफन है या सफ़ेद कलर है वो बयान करता है पाकीज़गी को। तो ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये एक्सप्लेनेशन आपको वाइट इस वर्ड का सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम की हद तक या रिपीटेशन को समझने के लिए आपको इस सिग्निफिकेंस को, इस वाइट कलर के सिग्निफिकेंस को समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे वाइट वर्ड को पोएट ने क्यों रिपीट किया गया है, क्योंकि वो पोएट आपको वाइट इस कलर का सिग्निफिकेंस, सिंबॉलिज्म दिखाना चाहता है। तो हम देखते हैं कि 2.2 इस पोएम में, इंडियन वीवर्स इस पोएम में ये जो लाइन है, वाइट एज फेदर एंड वाइट एज क्लाउड, सो दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन. Why it is an example of repetition? Because here the poet repeats the word white. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पाते हैं कि द इंचकेप रॉक में 2.3 इस नज़म में हम फिर से रिपीटेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं. देखिए इंचकेप रॉक में ये जो लाइन है, सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, यहाँ पे वाज़े है, आपको भी नज़र आ रहा है, आप समझ चुके होंगे कि कौन से वर्ड को रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे. एग्जैक्टली यहाँ पे लिटिल इस वर्ड को रिपीट किया जा रहा है. नेक्स्ट लाइन है, नो स्टिर इन द एयर नो स्टिर इन द सी. यहाँ पे फिर से कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं? नो स्टिर इन द एयर में नो स्टिर और नो स्टिर इन द सी, यानी कि नो स्टिर इस वर्ड को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है. दोनों भी जगहों पर एम्फेसिस भी हो रहा है कि बहुत थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थी और गिर रही थी, और ना ही हवा बह रही थी, हवा भी थमी हुई थी और पानी भी थमा हुआ था. नो स्टिर इन एयर, हवा भी हरकत नहीं कर रही थी, और नो स्टिर इन द सी, समंदर में भी कोई हरकत नहीं थी. तो यहाँ पे एम्फेसिस किया गया है जो हवा में हरकत नहीं है उस हरकत, नो मूवमेंट को, जो मूवमेंट नहीं है उसको बयान करने के लिए नो स्टिर को रिपीट किया गया है. नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको रिपीटेशन का मिलेगा 2.6 इस पोएम में, और इस पोएम का टाइटल है मनी. लाइन है, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ. मनी का सिग्निफिकेंस दिखाना था, और जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो ऑटोमेटिकली एक रिदमिक क्वालिटी उभर कर आती है. तो इन मिसालों के ज़रिए आपको रिपीटेशन क्या है ये बताने की कोशिश की गई है. आपको समझ में आ गया होगा, रिपीटेशन इज़ नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज. Why the word or phrase is repeated? It is repeated to bring a rhythmic quality or to bring attention to an idea. Next poetic device हम लेंगे. Next हमारा poetic device है imagery. Imagery भी एक अहम poetic device है जिसको poems में बार बार यूज़ किया जाता है. इमेजरी क्या है? इमेजरी का डेफिनेशन क्या है? पढ़ते हैं हम. इन लिटरेचर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइस इज इमेजरी, वेर इन द ऑथर यूजेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट मेंटल इमेजेस फॉर द रीडर्स. इमेजरी हेल्प्स द रीडर टू विजुअलाइज मोर रियलिस्टिकली द ऑथर्स राइटिंग. क्या पता चला आपको डेफिनेशन से?
जी बिल्कुल सही। हमें डेफिनेशन से ये पता चलता है कि लिटरेचर में सबसे एक मज़बूत, सबसे अहम जो आला इस्तेमाल किया जाता है, शायर जो एक अहम आला इस्तेमाल करते हैं वो है इमेजरी का। इमेजरी क्यों शायर इस्तेमाल करता है, यानी कि वर्ड्स में इमेजरी या फ्रेजेस में इमेजरी क्यों क्रिएट करता है शायर? टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, हमारे जहन में तस्वीर उभरे। जो रीडर्स के जहन में कोई तस्वीर उभर कर आए, शायर जो बयान करना चाहता है उस चीज़ की तस्वीर हमारे जहन में उभर कर आए और हम उस चीज़ का तसव्वुर हकीकत के अंदाज में कर सकें, इसीलिए शायर इमेजरी का इस्तेमाल करता है। इमेज यानी क्या? इमेज यानी कि तस्वीर। इमेजरी इस लफ्ज़ से ही बना है। इमेज यानी कि अक्स, इमेज यानी कि तस्वीर। तो इमेजरी यानी क्या? राइटर जो भी लिख रहा है, जब उसकी लिखी हुई चीज़ पढ़ने से हमारे जहन में एक अक्स तैयार होता है, एक छवि, एक इमेज तैयार होती है, तो हम कहेंगे कि शायर ने इमेजरी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे राइटर पेंट नहीं करता है, पेंट ब्रश का यूज़ नहीं करता है, बल्कि राइटर की ज़बान, राइटर की लैंग्वेज ऐसी डिस्क्रिप्टिव होती है, ऐसी नैरेटिव होती है, यानी कि राइटर के जो लफ्ज़ होते हैं वो इस तरह से वो लफ्ज़ों से बयानबाजी करता है, इस तरह से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है कि हमारे सेंसेस जो हैं वो जाग जाते हैं, हमारे सेंसेस इग्नीट हो जाते हैं और हमें सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ मूवमेंट और सेंस ऑफ हियरिंग हमारी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इमेजरी ना ही हमारे आँखों के सामने सिर्फ लफ्ज़ों को उन पढ़ने से हमारे आँखों के सामने सिर्फ एक पिक्चर ड्रॉ नहीं हो जाता, बल्कि हमें लफ्ज़ों को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि हम वो चीज़ सुन भी रहे हैं या हम वो चीज़ टेस्ट भी कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और सूंघ भी रहे हैं। यानी कि इमेजरी में सिर्फ विजुअलाइजेशन, वर्ड्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि सिर्फ हमारे सामने विजुअल इम्पैक्ट खड़ा ना हो, बल्कि हमारी टच और हमारी टेस्ट और हमारे स्मेल को भी जगाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे हम एक आम मिसाल लेकर देखेंगे, इमेजरी को समझने के लिए एक आम मिसाल लेंगे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग से लिया गया है। किस तरह से राइटर इमेजरी का यूज़ करता है, किस तरह से राइटर के लफ्ज़ों की बंदिश की वजह से हमें हमारी आँखों के सामने इमेज उभरते हुए नज़र आते हैं और हमारी कानों को वो आवाज़ सुनाई देती है। उसकी ये बहुत ही उम्दा मिसाल है ये। I feel the ladder sway as the bows bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load on load of apples coming in। देखिए मुख्तसर से तीन लाइंस में इमेजरी कितना ब्यूटीफुली उभारा गया है, कितनी ब्यूटीफुल इमेजरी राइटर ने इस्तेमाल की है। पहली लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं और उन लफ्ज़ों की वजह से हमारे आँखों के सामने क्या डिस्क्रिप्शन, क्या पिक्चर आती है, ये महसूस करते हैं। आई फील द लैडर स्वे। अब आपके सामने ये जो इमेजरी है ये आपके सामने एक पिक्चर बनने के लिए आपको पहले इसके मानों को समझना पड़ेगा। हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं और उसके बाद उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। आई फील द लैडर, लैडर यानी कि सीढ़ी। आई फील यानी कि महसूस करता हूँ। आई फील मैं महसूस करता हूँ, द लैडर सीढ़ी, स्वे यानी कि झूलना। एज द बोज बेंड, बोज यानी कि यहाँ पर बोज का मतलब है बाग में के दरख्त, पौधे।
बेंड यानी कि झुक जाना। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलार बिन द रम्बलिंग साउंड, और मैं सुनता हूँ सेलार बिन यानी कि सेलार में, गोदाम में जो रखे हुए हैं बड़े बड़े डब्बे, द रम्बलिंग साउंड सेलार के डब्बों से मैं रम्बलिंग गिरने की आवाज़ सुनता हूँ, एक के ऊपर एक गिरने की आवाज़ सुनता हूँ। ऑफ लोड ऑन लोड्स ऑफ एप्पल कमिंग इन, भर भर के, लोड्स यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में, लोड्स ऑन लोड्स यानी कि भर भर के एप्पल अंदर आ रहे हैं, ये आवाज़ मैं सुनता हूँ। अब आप महसूस कीजिए, अब ये लाइंस जब आपको मानी समझा दिए गए हैं तो फिर से आप ये लाइंस पढ़िए और आपके सामने, आँखों के सामने इमेज क्रिएट होगी और आपकी कानों को भी वो आवाज़, एप्पल्स के गिरने की आवाज़ सुनाई देगी। I feel the ladder sway as the bows bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of loads on loads of apple coming in. आपके आँखों के सामने राइटर ने इस तरह से वर्ड्स को एक्सप्रेस किया गया है, इस तरह से उस बाग को और बाग में फल एप्पल, इस फल की कसरत को इस तरह से बयान किया है कि हमारे आँखों के सामने वो मंज़र खड़ा हो जाता है। पूरा मंज़र हमारी आँखों के सामने आ रहा है कि बाग में जो झाड़ है वो लदे हुए हैं फूलों से और लद कर वो झुक गए हैं, और जो सीढ़ी लगी हुई है उन झाड़ों से वो झूल रही है, क्योंकि फल की कसरत की वजह से वो झाड़ झुक गए हैं, और चूँकि झाड़ झुक गए हैं इसलिए वो सीढ़ी जिस पर चढ़कर फल उतारे जा रहे थे वो सीढ़ी भी हिल रही है झुके हुए झाड़ों की वजह से, और झाड़ फल की कसरत की वजह से झुक गए हैं। मैं लैडर को झूलता हुआ महसूस करता हूँ, वो झुके हुए झाड़ों की वजह से, जो झुके हुए झाड़ है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलार बिन, और मैं नीचे सेलार तय खाने से जो डब्बे हैं, डब्बों के अंदर जो धाड़ धाड़ से एप्पल गिर रहे हैं, ये ज़ोर ज़ोर से जो फल डाले जा रहे हैं, डब्बों में भरे जा रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ। तो यहाँ पे आपको, आपके सामने मंज़र कशी की गई है, आपके सामने पूरा मंज़र बयान किया गया है एक बाग का, जहाँ पे दरख्त फलों से फल की कसरत से लदे हुए हैं, और एप्पल इतने हैं कि ढेरों ढेर एप्पल भरे जा रहे हैं डब्बों में। लिहाजा इस तरह से जब शायर अपने लफ्ज़ों की बंदिश के ज़रिए एक मंज़र हमारी आँखों के सामने पेश कर देते हैं, या फिर लफ्ज़ों की बंदिश से एक ऐसा समा, एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि हमको महसूस होता है कि हम उस जगह को सुन सक रहे हैं, या उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या छू सकते हैं, इस तरह की मंज़र कशी को हम इमेजरी कहते हैं। हम टेक्स्ट बुक से कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेंगे इमेजरी के। पोएम 2.2 इंडियन वीवर्स में हम देखते हैं बहुत सारी मिसालें हैं, तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 मिसालें लिख रखी हैं जो आपके सामने इमेजरी, मंजर कशी बयान उभरते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, देखिए बुनकर अलस सुबह के वक्त कपड़ा बुन रहे हैं, तो आपके आंखों के सामने बुनकरों का मंज़र आ रहा है जो कपड़ा बुन रहे हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, तुम क्यों इतना शौक रंग का लिबास बुन रहे हो, यानी कि हमारे आंखों के सामने एकदम से एक ब्राइट कलर का कोई कपड़ा आ रहा है, उसकी इमेज हमारे आंखों के सामने, उसका मंज़र हमारे आंखों के सामने आ रहा है। वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, अगली मिसाल है लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, जैसे
पिकॉक के पर की मानिंद पर्पल और ग्रीन है, यानी कि हमारे आंखों के सामने मोर के पंख का मंज़र आ रहा है। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। देखिए यहाँ पे एक कफन के मंज़र को बयान किया गया है, उसकी मंज़रकशी की गई है। यहाँ पे इन सारे लाइंस में हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि बहुत खुले खुले और वाज़े तौर पर एक पिक्चर को हमारे जहनों में एक पिक्चर को बनाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारी अगली पोएम 2.3 द इंच के प्रॉक में हम कई मिसालें देख सकते हैं इमेजरी की। जैसे कि पहली मिसाल है, नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। न हवा में हलचल है, न दरिया में हलचल है, जहाज़ जहाँ का वहाँ साकिन खड़ा है। यानी कि ये लाइन हम पढ़ते हैं तो हमारे आँखों के सामने ऑटोमेटिकली एक समंदर पर एक साइलेंट, बिना किसी मूवमेंट के एक जहाज़ उभर आता है। द बबल्स रोज एंड बस्ट अराउंड, फुग्गे उठ रहे हैं और फुट रहे हैं, यानी कि पानी में या कहीं पर भी आप देखेंगे जब आप स्ट्रॉ डिप करते हैं किसी ग्लास में और उसमें पानी है और बबल्स आप स्ट्रॉ से हवा फूंकते हैं तो बबल्स उभर कर आते हैं और फूट भी जाते हैं। यानी कि आप ये लाइन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आँखों के सामने बबल्स नज़र आएंगे और बबल्स उभरते हुए और फूटते हुए नज़र आएंगे। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर। यहाँ पे राल्फ का एक चेहरा आपके सामने नज़र आ रहा है और वो अपने बालों को खींच रहा है। द वेव्स रश इन एवरी साइड, लहरें दरिया की हर तरफ से अंदर दाखिल हो रही हैं। नेक्स्ट पोएम फादर रिटर्निंग होम से कुछ मिसालें ली गई हैं। माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, यानी कि ये लाइन पढ़ते ही हमें एक थका मांदा शख्स, यानी कि एक वालिद थका मांदे दिन भर के काम से परेशान ट्रेन में सफ़र करता हुआ, रात की ट्रेन में सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेन कोट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। यहाँ पे हम बिल्कुल ये जब लाइंस पढ़ रहे हैं तो हमको नज़र आ रहा है कि एक मिडिल एज्ड पर्सन चाय पी रहा है और रूखी सूखी जो रोटी उसके सामने रखी गई है वो खा रहा है और अपनी किताब पढ़ रहा है। फिर कुछ मिसालें ली गई हैं अगली पोएम मनी 2.6 इसमें से। लाइक ए चाइल्ड दैट होल्ड्स ए ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हियर द पुअर वन लाव्स एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रोन। तो इन मिसालों से आपको अंदाज़ा आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इमेजरी किस तरह से शायर अपनी पोएट्री में इमेजरी का इस्तेमाल करता है। इन शॉर्ट हम अगर से इमेजरी को समझें तो वो है कि मंज़र कशी करना, यानी कि लफ्ज़ों के ज़रिए हमारे जब आँखों के सामने पोएट कोई एक मंज़र उभारने की कोशिश करता है तो हम उसको कहते हैं इमेजरी। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस के साथ हम फिर से नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।